वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन। मेरा नाम गौतम है और ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसकी शुरुआत करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम शुरुआत इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं और इसमें हमने टॉपिक जो लिया था वो टेंसेस। ऑलरेडी हम टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। टेंसेस के ऊपर वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है। टेंसेस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसकी वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है। इसके बाद हमने शुरुआत की थी वर्ब की। वर्ब के ऊपर ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी है। 5वीं क्लास आनी थी बट मेडिकल इशू के कारण वो 5वीं क्लास में बना नहीं पाया। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा और काफ़ी समय आपको इंतज़ार करना पड़ा। नाउ मैं अभी रिकवर कर चुका हूँ, तो अब मैं वो 5th क्लास लेकर के आया हूँ। यानी कि आज से आपको जो है आगे की क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। वर्ब की 5th क्लास जो कि आज हम करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी वर्ब की, तो वहाँ पे हमने बेसिक कवर किया था वर्ब का, कि वर्ब के टाइप क्या हैं, इसकी फॉर्म्स क्या है, यूजेस हमने देखे थे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ओके, मेन पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ब वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, राइट। किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करेंगे या सेंटेंस बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो उस सेंटेंस में वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मेन वर्ब। वर्ब यानी कि मेन वर्ब रिक्वायर्ड है। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। हमें सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब जरूरी है, लेकिन मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है। कई सेंटेंस में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पे मेन वर्ब नहीं होगा। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है वहां पे हेल्पिंग वर्ब अपने आप को मेन वर्ब में कन्वर्ट कर लेती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। ओके, तो अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब 2 प्रकार की है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप है, इसके भी 2 टाइप हैं, एक प्राइमरी और एक मोडाल्स। प्राइमरी जिसमें कि बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म आती है। ओके, बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये क्या है, बी की फॉर्म है। हैव की फॉर्म यानी कि हैज, हैव, हैड, ये हैव की फॉर्म है। डू की फॉर्म यानी कि डू, डज, डिड, ये डू की फॉर्म है। देन मोडाल्स, टोटल 13 मोडाल्स है। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू, आउट टू, ये टोटल 13 मोडाल्स हैं। इंग्लिश में कुल 13 मोडाल्स हैं, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। इसके बाद आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब 2 प्रकार की होती है। मेन वर्ब भी 2 टाइप की है, इसके भी 2 टाइप है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसके भी 2 टाइप हैं। फाइनाइट के भी 2 टाइप है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आप प्रीवियस क्लास देखिएगा वर्ब की, तो उसमें आपको, प्रीवियस का मतलब जो 4 क्लास हैं उनको देखिए, उसमें आपको ये डिटेल्स मिलेगी। नॉन फाइनाइट मेन वर्ब का सेकंड टाइप, नॉन फाइनाइट।
इसके भी 3 पार्ट हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल। यानी कि इन्फिनेटिव हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। इन्फिनेटिव की वीडियो आप पिछली क्लास में कि पार्ट 4 में देख सकते हैं। आज हम जेरेंट करेंगे और कल पार्टिसिपल, एंड देन वर्ब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जेरेंट। जेरेंट बेसिकली है क्या? तो जेरेंट जब आप नाउन की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये जेरेंट मिलेगा। यानी कि नाउन चैप्टर जब आप कवर करेंगे तो वहाँ भी जेरेंट की बात की जाएगी, वहाँ भी आपको जेरेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जेरेंट आपको बताया जाएगा। ओके, तो जेरेंट यानी कि वर्ब के साथ में जब आईएनजी लगता है तो वो जेरेंट कहलाता है, जो अपने आप को नाउन के फॉर्म में शो करता है, अपने आप को नाउन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो उसे हम जेरेंट कहते हैं, जो अपने आप को एज अ नाउन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ जेरेंट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब, इट फंक्शंस एज अ नाउन। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? नाउन। एग्जाम्पल, स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। अब देखिए, स्विमिंग यानी कि सब्जेक्ट, इज वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो बेसिक में यही है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या चाहिए? बेसिकली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है, या ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि नाउन, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ही तो सब्जेक्ट है, राइट? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन की जब हम बात करें, अभी हमने यहाँ पे बात की थी जेरेंट की, और जेरेंट यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, और जब वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो उसे जेरेंट कहेंगे, और जेरेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है नाउन, यानी कि फंक्शन करता है नाउन की तरह। तो क्या हो गया? क्या जेरेंट सब्जेक्ट नहीं बन सकता? बन सकता है ना। जेरेंट नाउन है तो नाउन क्या हुआ? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? नाउन, राइट? सब्जेक्ट नाउन ही तो है, नाउन प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट नाउन, तो वही चीज हुआ यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल में जो आप देख रहे हैं, स्विमिंग, स्विमिंग क्या है? नाउन, जेरेंट। ठीक है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द हॉस्पिटल, सेम स्मोकिंग भी यहाँ पे क्या हो गया? जेरेंट। स्मोक प्लस आईएनजी, स्मोकिंग, राइट, जो कि जेरेंट। जेरेंट अपने आप को नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, एग्जाम्पल देखा आपने। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, तो अब हम जेरेंट को देखते हैं एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। जेरेंट एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। देखिए, एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉक के साथ आईएनजी लगा, क्या हुआ? अब ये जेरेंट हो गया। वॉक के साथ अगर आईएनजी लगाएंगे तो जेरेंट, जेरेंट यानी कि नाउन, नाउन एज अ सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन को ही लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आया? सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है जेरेंट, राइट? इज यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, एंड अ गुड एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। टीचिंग, टीच प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी आया, सब्जेक्ट, इज क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, तो
एज अ सब्जेक्ट भी जेरेंट का यूज हो रहा है। और अब देखते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ही लाइक्स पेंटिंग। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है, वर्ब, और पेंटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। पेंट प्लस आईएनजी, पेंटिंग ऑब्जेक्ट। प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग, इसका भी यूज एज अ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में आई एंजॉयड प्लेइंग, एंजॉयड यहाँ पे वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जेरेंट का यूज हम एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे चले, चलिए। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट यानी कि जेरेंट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट होगा या प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा, राइट। तो जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, शी इज गुड एट सिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? आप देखिए, एट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए यानी कि जेरेंट या नाउन, राइट, यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब है, यानी कि ये तो गलत है, हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नाउन। तो अब क्या करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जेरेंट, जेरेंट यानी कि नाउन, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, राइट। नाउन ऑब्जेक्ट भी तो है, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा शी इज गुड एट सिंगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम सॉरी फॉर टेल यू ऑल दिस। आई एम सॉरी फॉर टेल यू ऑल दिस। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज किया गया, तो क्या दिक्कत है, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, वर्ब है, आईएनजी लगा करके इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, आईएनजी लगाएंगे जेरेंट हो जाएगा, यानी कि जेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट, जेरेंट एज अ ऑब्जेक्ट। जेरेंट अगर आपको एज अ ऑब्जेक्ट भी नहीं तो जेरेंट क्या हो गया, नाउन, नाउन ऑब्जेक्ट। आया समझ में? आई एम सॉरी फॉर टेलिंग यू ऑल दिस, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर टेलिंग यू ऑल दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम ट्राइड ऑफ आर्गुइंग। आई एम ट्राइड ऑफ आर्गुइंग, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन ऑफ यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आर्गुइंग, यानी ये सही है क्योंकि जेरेंट, राइट, प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट है यानी कि ये सही है, ये सेंटेंस सही है। व्हाट डिड यू डू ऑन सी योर रिजल्ट्स, क्या ये सही है? फिर प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, पर यहाँ पे वर्ब है, तो हम आईएनजी लगा करके उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आईएनजी लगा करके जेरेंट, जेरेंट एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू डू ऑन सीइंग योर रिजल्ट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन स्विम मोर, क्या ये सही है? तो फिर आप कहेंगे नहीं, तो हम इसे सही कर देंगे, कैसे, स्विम के साथ आईएनजी लगा करके। तो क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन स्विमिंग मोर, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जी हाँ, आप सभी के मन में डाउट होगा कि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ना एग्जाम में आते हैं जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, इतने छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देंगे। अगर इतने छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देंगे तो आप फिर तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसको चुने। लेकिन मैं आपको जो ये बता रहा हूँ ये आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ।
अगर आपको इसकी पकड़ होगी तो आप वो बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि इस चैनल में आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे। जिनको बेसिक आती है वेल एंड गुड, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको बेसिक आती है तो क्या दिक्कत है अगर हम उसको पॉलिश कर लें? तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम उसे पॉलिश कर लें? हो सकता है, हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, कई बार ऐसी भी चीजें होती है जो कई बार हमने नहीं पढ़ा हो, कुछ बेसिक ऐसी भी हो जो हमने नहीं पढ़ा हो या पढ़े हो हम भूल गए हो, तो आप उसको पॉलिश कर लीजिए ना, आप उसको दोबारा से पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो नए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़ते जाइए, अगर कंटिन्यूअस लगे रहेंगे आपको सभी चीज समझ में आएगी। और जब आप ये पूरी क्लास देख लेंगे ना तो उसके बाद आप अपने आप को देखिएगा कि किस तरह से आप में चेंजेस आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब टॉपिक यानी कि नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ में जेरेंड का यूज होगा। ठीक है, यानी कि जहां भी पोजेसिव एडजेक्टिव होगा उसके बाद जेरेंट, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव यानी कि क्या होगा? आई का माई, वी का और, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। यानी कि माय और, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। माय आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। इनके पास जेरेंड का यूज होगा, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। यू शुड नॉट माइंड हर्स कमिंग लेट। क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए। अभी आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड का यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए जेरेंड तो है लेकिन उससे पहले क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है? नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है। हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, राइट? पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड चाहिए, तो क्या इसको हम वाइस वर्सा नहीं कर सकते कि जेरेंड के पहले हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए? ये भी तो हो सकता है ना, वाइस वर्सा हो सकता है। तो यहाँ पे हर्स की जगह हर होगा। ठीक है, यू शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट। ठीक है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड नॉट माइंड वर्ब हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हर की जगह हर हो जाएगा, और कमिंग जो कि हमारा जेरेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, इस सेंटेंस में माई टीचर सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट ऑब्जेक्ट यानी कि ये वर्ब हो गया, टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, यूजिंग क्या है? नाउन, जेरेंड, राइट? और उससे पहले हमें क्या चाहिए था? पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो है नहीं, राइट? तो क्या हो जाएगा? इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे, मी की जगह माइन हो जाएगा, माई हो जाएगा, यानी कि माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट, owing to him being a newcomer he was unable to get the job. Owing to him being a newcomer he was unable to get the job. क्या ये सही है? अब आप कहेंगे बीइंग, बीइंग से पहले
जो है क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, राइट? तो बीइंग से पहले हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव करना होगा, हिम की जगह हिज हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे, जिन्हें मालूम होगा या जिन्होंने अभी क्लास पढ़ी होगी, तो जिन्हें समझ में आ रहा होगा, वो ये भी कहेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओइंग टू, ओइंग जो है, ओइंग टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट? यानी कि जेरेंड चाहिए, बट हिज तो जेरेंड नहीं होगा, राइट? तो अब हम क्या करें? यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें वो चेंज करना है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट चाहिए, और जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे जो चेंज करें तो किसे करें, बताइए? तो हम इसमें बीइंग यानी कि जो जेरेंड है उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे लगा देंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि हिज हो जाएगा, हिज बीइंग, राइट? और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम हिज बीइंग को पूरे को ऑब्जेक्ट ले लेंगे, हिज बीइंग नाउन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। ओइंग टू हिज बीइंग अ न्यू कमर, ओइंग टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वो देखें कि जेरेंड, जेरेंड से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, राइट? तो ओइंग टू हिज बीइंग अ न्यू कमर ही वाज अनएबल टू गेट द जॉब। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, फ्रेज। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं जिसे आपको याद करना है, और उनके बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं, ठीक है? उन फ्रेज के बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, नोट विद द फॉलोइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव, फ्रेज, वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड आफ्टर टू। ठीक है, यानी कि इन फ्रेज के बाद या इन वर्ब के बाद, इन एडजेक्टिव के बाद हमें जेरेंड का यूज करना है, वर्ब प्लस आईएनजी। वो इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? जैसे यूज टू, अकस्टम टू, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, prone to, committed to, be plus used to, habituated to, habituated to। ठीक है, इनके बाद हम क्या करेंगे? जेरेंड का यूज करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखते हैं, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल। क्या ये सही है? बताइए। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल। तो अभी हमने पढ़ा था एडिक्टेड टू, राइट? इसके बाद क्या होगा? जेरेंट, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, बट यहाँ पे क्या है? गैम्बल, तो इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? गैम्बलिंग। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीट हिज फ्रेंड्स। क्या ये सही है? अभी हमने पढ़ा था फ्रेज
फॉरवर्ड टू, इसके बाद जेरेंड होगा, तो जेरेंड यानी कि मीट प्लस आईएनजी कर देंगे इस केस में, तो ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल इज यूज्ड टू वर्क एट नाइट। क्या ये सही है? राहुल इज यूज्ड टू वर्क एट नाइट। आप कहेंगे यहाँ पे वर्क नहीं होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी प्लस यूज टू हमने अभी फ्रेज में पढ़ा था, यानी कि जब भी बी प्लस यूज टू होगा तो उसके बाद जेरेंड आएगा। बी यानी कि बी की फॉर्म इज एम आर। ठीक है, जहां पे भी इज एम आर उसके बाद यूज टू होगा तो उसके बाद जेरेंड का यूज होगा। तो ये सेंटेंस हम करेक्ट करेंगे, राहुल इज यूज टू वॉकिंग एट नाइट। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मतलब इसके नीचे वाला सेंटेंस, राहुल यूज टू वर्क एट नाइट। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। राहुल यूज टू वर्क एट नाइट, ये सही है। आप कहेंगे अभी तो हमने यूज टू के बाद बोला था कि हमें जेरेंड यूज करना है, पर देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में बी प्लस यूज टू बोला था, मतलब फ्रेज अगर आप देख रहे हैं, जो फ्रेज आपको बताया गया था वहां पे बताया गया था कि बी प्लस यूज टू होगा तो हम जेरेंड का यूज करेंगे। ऊपर वाले में तो ठीक है बी प्लस यूज टू है, बट नीचे वाले में बी की फॉर्म नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट यूज टू है, तो ये हम इसमें जेरेंड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें पास्ट का सेंस दे रहा है, तो ये सही है। राहुल यूज टू वर्क एट नाइट, ये पास्ट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे वर्ब ही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है यहाँ पे। और जो ऊपर वाला सेंटेंस है राहुल इज यूज टू वर्क एट नाइट, ये हमें प्रेजेंट का सेंस दे रही है, तो यहाँ पे वर्क की जगह वर्किंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी कम्स टू मी विथ अ व्यू टू गेट सम हेल्प। शी कम्स टू मी विथ अ व्यू टू गेट सम हेल्प। बताइए, विथ अ व्यू हमने पढ़ा था अभी, राइट? विथ अ व्यू, इसके बाद विथ अ व्यू टू, इसके बाद हमें जेरेंड चाहिए, बट विथ अ व्यू टू के बाद गेट यानी कि यहाँ पे वर्ब, इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे तो जेरेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस? शी कम्स टू मी विथ अ व्यू टू गेटिंग सम हेल्प, गेट प्लस आईएनजी, गेटिंग सम हेल्प, तो ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। चलिए अब ये सेंटेंस देखते हैं, जो लास्ट सेंटेंस है। इसी तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। चलिए पढ़िए, देखते हैं कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। He has called a meeting of all the parties tomorrow with a view to form a national reconciliation government. If this meeting is successful, we may witness the political shift that we have been waiting for so long. एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट? अब देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए है। एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उस बड़े क्वेश्चन को भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आंसर कर पाएंगे। जैसे कि अभी अगर आप सपोज करो एक न्यू कमर है, ठीक है, आपने शुरुआत की है, आपको बेसिक नहीं पता, आपने पढ़ा है, अभी तक आप लोगों ने 12th की, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन किया, राइट? कुछ 10th के बाद एग्ज़ाम दे रहे होंगे जैसे कि एमटीएस का,
कुछ 12th के बाद एग्ज़ाम दे रहे होंगे, राइट, CHSL का, कुछ ग्रेजुएशन के बाद CGL का, राइट। तो आपने पढ़ा तो सब कुछ है, 10th तक भी इंग्लिश पढ़ते ही आ रहे हैं, 11th 12th में भी इंग्लिश पढ़ी होगी जिन्होंने इंग्लिश ली होगी, ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश पढ़ी है, राइट। तो क्या है, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब होता है कई बार बेसिक हमें याद नहीं रहते, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो याद नहीं होती, राइट, और याद भी हैं लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते कि क्या इसका भी यूज़ हो पाएगा, और सेंटेंस में उसी का यूज़ होता है। अब जैसे अगर मैं एज अ न्यू कमर बात करूं कि कोई भी एक नया स्टूडेंट आता है, वो इस सेंटेंस को देखेगा और इसको करे, इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करेगा, तो क्या कर पाएगा? वो पहले पढ़ेगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ने में हमें कम से कम तो 5-10 सेकंड तो लग ही जाएंगे, एक मिनिमम। बहुत तेज तरार बच्चा है तो वो 5-10 सेकंड में पढ़ लेगा, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा वैसा होगा, नॉर्मल होगा, वो इसको पढ़ने में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड भी लगा सकता है, और एग्जाम में हमें मिलता है कितना? 30 सेकंड। 30 सेकंड में आंसर करना होता है, राइट। देखिए, ही हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज टुमारो with a view to form a national reconciliation government. If this meeting is successful, we may witness the political shift that we have been waiting for so long. ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप क्या करेंगे? जैसे ही सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही हैज कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज टुमारो विथ अ व्यू टू फॉर्म अ विथ अ व्यू टू विथ अ व्यू टू, हमने बेसिक अभी पढ़ा था, राइट। विथ अ व्यू टू फॉर्म गलत है, हमारा एरर मिल गया, हमने आंसर किया, आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। विथ अ व्यू टू के बाद हमारे को जेरेंड यूज करना है, लेकिन यहाँ पे जेरेंड का यूज ही नहीं, यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म यानी कि वर्ब को हम क्या कर देंगे? ING लगा देंगे तो जेरेंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मिंग। तो हमें एरर मिल गया इस सेंटेंस में, राइट। तो अगर बेसिक हमारा क्लियर होगा तो हम इजिली आराम से आंसर कर पाएंगे, अगर नहीं तो फिर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे 2 बारी 3 बारी, हो सकता है समझ में आ जाए, नहीं आए तो फिर हम शायद छोड़ दें और 1 नंबर हमारे चले गए। तो समझ में आया? चलिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेस, यानी कि इस सेंटेंस में विथ अ व्यू टू के बाद फॉर्म की जगह फॉर्मिंग होगा, ING लगेगा इसमें, ठीक है। इतना क्लियर है? सभी को क्लियर है इतना? चलिए, तो जेरेंट यहीं तक, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल हम पार्टिसिपल करेंगे और उसके बाद वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, वर्ब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए चीज़ें, राइट, उनके भी डाउट क्लियर हों। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, आपको आपके डाउट का रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू।